एक औरत दूसरी औरत से डरते हुए कहती है। क्या एक साथ कई सारे लोग मारे गए हैं? बाप रे, कैसे? हाँ, मैंने तो सुना है पवन के घर और भी कई काला राज दफन है। वहाँ काला साया है। राज? कैसा काला राज? वही जो कई वर्षों से उस घर में दफन है। मैं तो सोचकर ही कांप रही हूँ। अब क्या होगा यहाँ के लोगों का? पवन जो उदयपुर में रहता था, उसका शहर के आखिरी कोने में जंगलों के पास घर था। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह पवन रात को घर वापस आया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी चीखें निकल गई। लाश? यह कैसे हुआ? आखिर कौन है यह इंसान? वह लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। यहाँ तक कि लाश को पहचान पाना भी संभव नहीं था। देखकर ऐसा लग रहा था मानो मौत किसी रहस्यमय तरीके से हुई हो। अगर किसी को पता चला तो यह मौत का इल्जाम मुझ पर ही लगेगा, इसलिए मैं इसे दफना देता हूँ। पवन उस लाश को घर के पीछे दफना देता है और फिर घर लौट जाता है। लेकिन उस घर में रोजाना एक लाश मिलने लगी, जिससे पवन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। रोज की तरह पवन अपने घर रात को ही लौटा। वहां जो हुआ वह दृश्य देखकर पवन के होश उड़ गए। उसने वहां कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। किसी तरह उसने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही पवन अपने दोस्त हिमांशु गुप्ता के पास पहुंचा। यार मेरी मदद करो। वह मेरा घर, वहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो लाशें, वो डरावनी आवाजें और वो काले राक्षस की दुनिया। क्या बकवास कर रहे हो? सस्ता नशा करके आए हो क्या? यार हिमांशु, मेरा यकीन करो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। यकीन न हो तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो, वहाँ कुछ मौत भी हुई है। यार वैसे तो मुझे तुम्हारी वाहियात बातों पर यकीन नहीं हो रही। अगर वहां कोई मर्डर हुआ भी है तो चलकर देखना तो पड़ेगा ही। तो चलकर देख लेते हैं। हिमांशु पवन के साथ पवन के घर आता है। पवन उसको घर के उसी बागीचे में ले जाता है जहां उसने लाश छुपाई होती है। अरे यार, लाशें कहाँ गई? यही तो छुपाया था मैंने। कहा था मैंने तुमसे, सस्ता नशा करके आए हो। आगे से मेरा समय खराब करने से पहले 100 बार सोच लेना। यार मेरा यकीन करो, मैं लाश यहीं छुपाया था। मेरे हाथों में खून भी लगा था। पता नहीं अब वो लाश यहाँ से कहाँ चले गया। हिमांशु को पवन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ पवन लाश को वहां हर तरफ ढूंढने लगता है। लाश को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। तभी पवन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी चीख निकल गई और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी और जंगल के सन्नाटे में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह जब यह न्यूज हिमांशु तक पहुंची तो वो चौंक गया। अरे ये तो मेरा दोस्त पवन है, जो कि कल मुझसे मदद मांगने आया था और आज ही उसकी मौत उसके घर में हो गई। रात का वक्त था। हिमांशु पवन के घर में पहुंचकर सब कुछ चेक कर चुका था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। लगता है पवन को कोई बीमारी हुई होगी, उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। अब आज बहुत रात हो गई है, तो सोच रहा हूँ आज की रात यहीं गुजार लूं। कल सुबह चला जाऊंगा यहाँ से। रात के 2 बज रहे थे।
हिमांशु सो रहा था। तभी उसे रोने की आवाज आने लगी। हिमांशु तुरंत उठकर बैठ गया। अरे यह कैसी आवाज है? उस तरफ से आ रही लगता है। चलकर देखना होगा, यदि कोई जानवर हुआ तो। हिमांशु जैसे वहां पहुंचा, वह आवाज और तेज हो गई। वहां एक बहुत पुराना कमरा था और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उस कमरे में चलते चलते न जाने कब हिमांशु कब्रिस्तान में पहुंच गया। उसने चारों तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच में यह कब्रिस्तान है। पर मैं घर के अंदर था, इस कब्रिस्तान में कैसे आ गया? जबकि पहाड़ जाने का रास्ता तो दूसरी तरफ था। यह सब देख हिमांशु के तो होंशे उड़ गए और रोने की आवाज कब्रिस्तान के कब्र के अंदर से आ रही थी। अचानक से कुछ कब्र फटने लगी और उससे जिंदा लाश बाहर निकलने लगी। यह सब देख हिमांशु की चीख निकल गई। और हिमांशु को सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब उन लाशों में से एक लाश उसका दोस्त पवन का था। अरे यह क्या? यह तो पवन है और उसकी ये हालत। यार पवन, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत किसने की? हिमांशु पवन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हिमांशु की बातों का पवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है और वहां एक लड़की प्रकट होती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होगी। वह देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब जो इन सब की हालत हुई है, अब वही तुम्हारा भी होगा। इस घर में जो भी आने की कोशिश करता है उसकी यही दशा होती है। ठीक है, तुम मुझे मार देना, लेकिन मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, उसका जवाब दे दो। वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? और इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम ज्योति है। पवन मेरा भाई है। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे पिताजी बीमार रहने लगे। मैं उनकी खूब सेवा करती थी, लेकिन मेरा भाई पवन बहुत ही अय्याशी करता था। शराब के नशे में धूत रहता था। वह कोई भी काम नहीं करता था। उसे पिताजी की जरा से भी फिक्र नहीं थी। यह सब देखकर पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, लेकिन यह बात मेरे भाई पवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पवन चाहता था कि सारी संपत्ति उसकी हो, इसलिए उसने मुझे मेरे घर में ही मार डाला और मेरी लाश यही घर में दफना दी। मेरी आत्मा तड़पती रही, चीखती रही और चिल्लाती रही। फिर मैंने ठान लिया कि इस घर में जो कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। तब से लेकर अब तक इस घर में जो भी कोई आता है मैं उसे मार डालती हूँ। ज्योति की सारी बातें सुन हिमांशु समझ गया था कि अब उसका यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है। तभी अचानक हिमांशु को याद आता है कि बचपन में उसके पिताजी एक तांत्रिक से लॉकेट बनवा कर दिए थे और वह लॉकेट अभी भी हिमांशु के ही पास है। हिमांशु वह लॉकेट बाहर निकालता है और उस लॉकेट से दिव्य रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी को देखकर सभी लाश हिमांशु से दूर भागने लगती है। यह लॉकेट काम कर रही है। मुझे यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। हिमांशु वहां से तेजी से भागता है और पीछे पलटकर नहीं देखता। भागते भागते वह जंगल से दूर चला जाता है और सुबह भी हो जाती है। आज मैं किसी तरह वहां से बच के तो निकल गया, लेकिन अगर कोई और होता वहां मेरी जगह तो कभी निकल नहीं पाता। फिर 1 साल बाद हिमांशु ने वह घर लीगली खरीद लिया था और वहां ताला लगा दिया और सख्ती से मना कर दिया कि यहाँ कोई न जाए।
हिमांशु चाहता था कि वहां ज्योति की आत्मा सुकून से रहे। अगर आप भी कहानी लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे चैनल पर दिखाया जाए, तो आप वह कहानी लिखकर हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हो सकता है कि हम वह कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएं।